जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव अकेडमी पर। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो साथियों, हम कल तक हमने 204 नंबर के पेज तक पढ़ लिया था। फिजिक्स से हमने दोस्तों लूसेंट स्टार्ट करी है, उसमें 198 से लेकर 204 पेज हम पढ़ चुके। तो दोस्तों आज ये 205 नंबर का पेज है दोस्तों। मैं ट्रिक से आपको चीज़ें याद करा रहा हूँ, मतलब थोड़ा ट्रिक है दोस्तों, थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। तो हमको क्या दोस्तों चीज़ें याद हो जाएंगी, रटना नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझना है। और कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिक की मदद से हम याद कर लेंगे दोस्तों। मैं इसके दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें सारे एमसीक्यू डालूंगा। तो दोस्तों वो भी आप देखते रहना, वो भी लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 11वें नंबर की हेडिंग है दोस्तों ये तरंग नाम है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव्स। तो तरंगों को देख लेते हैं दोस्तों, क्या है तरंगे। तो तरंगे जो है दोस्तों, तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक तो है यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स हो गई, और अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव हो गई। फिर है दोस्तों यांत्रिक तरंग होती क्या है, इसको देख लेते हैं। वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम, कोई भी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? यांत्रिक तरंगों को दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है। एक तो हो गई अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंगों को दोस्तों दो भागों में, एक तो अनुदैर्ध्य तरंग जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और ये दूसरी हो गई दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स हो गई। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है दोस्तों? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंग को दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल याद रख लेना, वो कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है बताइए, है ना। तो दोस्तों ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। फिर एक नोट है दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, ये चीज़ भी याद रखना दोस्तों। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण होता है या नहीं, है ना, तो बस आपको बता देना कि होता है। या फिर कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का होता है, ध्रुवण होता है, प्रस्थापन होता है, प्रत्यास्थता होता है, कुछ भी मतलब ऐसे लिख के दे देगा। तो आपको अगर पता होगा कि ध्रुवण नहीं होता है तो आप लिख दो, मतलब वहाँ पे लगा दोगे कि आंसर ध्रुवण नहीं होता है। और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी तरंगे दोस्तों? वो ध्वनि तरंगे दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब आता है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों को पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर की जो यांत्रिक तरंग में है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, उसमें क्या था दोस्तों? समानांतर होती है ना। और इसमें दोस्तों लंबवत होती, मतलब यूं, मतलब तरंग ऐसे जाएगी और ये दोस्तों ऐसे जाएंगे, ये लंबवत हो गया, लंबवत हो गया, दिशा के लंबवत होती। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। माध्यम के कण क्या दोस्तों? कंपन करने की दिशा के लंबवत है। अयांत्रिक तरंग आ गई दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये होती क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखना कि इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो अगर विद्युत चुंबकीय तरंग दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। याद रखना दोस्तों,
क्या है, वो लिख के दे देगा कि कौन सी तरंग निर्वात में भी संचरित होती है, और ऑप्शन दे देगा आपको क्वेश्चन में कि अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और आयांतरिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वो ऐसा भी ऑप्शन में लिख के दे सकता है, सी आयांतरिक तरंग तथा डी है जो वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ई ऑप्शन दे देगा कि सी और डी। तो आपको पता होना चाहिए कि आयांतरिक तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं, तो डी ई ऑप्शन आ जाएगा दोनों। तो ये जो दोस्तों तरंग होती है वो निर्वात में भी आ जा सकती है दोस्तों, तो ये याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसमें पढ़ लेते, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन ही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके चाल के बराबर चलती है। लिख देगा प्रकाश की चाल, वायु की चाल, ध्वनि की चाल, या और फिर कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर चलती हैं। याद रखना दोस्तों, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन है ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं। तो आंसर है दोस्तों फोटोन की बनी होती है। फिर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य परिसर है दोस्तों वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि इसका जो परिसर है दोस्तों 10⁻⁻14 से लेकर 10⁴ मीटर तक होता है। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये टेबल है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल से पहले दोस्तों हम ये वाली हेडिंग देख लेते हैं, है ना। टेबल फिर बाद में देख लेंगे दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या उदासीन होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है दोस्तों, उदासीन होती है ना। अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास दोस्तों ऊर्जा एवं संवेग होता है, और इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की। तो दोस्तों पहला पॉइंट उदासीन, सेकंड पॉइंट अनुप्रस्थ। बस दोस्तों मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे ही आप भी बोलिए, आपको याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है इसका उदासीन, सेकंड है अनुप्रस्थ है, थर्ड है प्रकाश के वेग से गमन करती है, फोर्थ है इसका ऊर्जा एवं संवेग होता है, और फिफ्थ है दोस्तों मैक्सवेल ने अवधारणा प्रतिपादित की थी। 5 पॉइंट है दोस्तों, आप इसको याद रख लेना दोस्तों। 5 पॉइंट है। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट। लूसेंट वैसे भी शॉर्ट है दोस्तों, इसके और शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। फिर आप सिर्फ क्या करना, MCQ लगाना। नोट्स बना लो, MCQ लगा लो। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि तरंग गति किसको बोलते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी कारण के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, तरंग गति कहते हैं। फिर आती है दोस्तों कंपन की कला, फेस ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण के कंपन की कला कहते हैं। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। फिर आ जाते हैं दोस्तों, नीचे पढ़ते हैं क्या है। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हो सकती। इसमें दोस्तों एक हेड मतलब एक लाइन में क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लूसेंट में दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, बस आप इसको क्या करें दोस्तों, ध्यान दे के पढ़ें कि विद्युत निम्न तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन ही है, वो लिख के दे देगा
कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देगा कैथोड, दे देगा कैथोड तरंग, और दूसरी तरंगों के एग्जाम्पल दे देगा। तो आपको अगर पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कैथोड किरणें, तो आप लगा दो। या फिर वो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे कि 3 एग्जाम्पल दे देगा कैथोड, कैनोल और अल्फा किरणों में से, और एक उसका एग्जाम्पल दे देगा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, एक एक चीज ध्यान में रखना है, तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आप ऑप्शन से ही टिक कर देंगे, मतलब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आप यही चीजें ध्यान से पढ़ लें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है दोस्तों। एक तो कैथोड किरणें हो गई दोस्तों, कैनोल किरणें हो गई, अल्फा किरणें हो गई, बीटा किरणें हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई और पराशब्द तरंगे हो गई हैं। तो दोस्तों देखते हैं कभी ये ट्रिक कुछ बन जाती है तो ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों इसकी। इसकी दोस्तों हम ऐसे ट्रिक बना लेते हैं कि कैथोड ने अल्फा वो हाँ कैथोड ने दोस्तों नल पर अल्फा बीटा ध्वनि ध्वनि श्रव्य नहीं की। कैथोड ने दोस्तों नल पर अल्फा बीटा ध्वनि पराश्रव्य नहीं की। तो दोस्तों याद रख लेना दोस्तों। और दोस्तों इसमें विद्युत चुंबकीय भी हमको जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं दोस्तों कि कैथोड ने विद्युत ने, ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, विद्युत ने कैथोड को बताया। ऐसा कर लेते हैं दोस्तों कि विद्युत ने चुंबक देते हुए कैथोड को बताया कि नल पर अल्फा बीटा गामा ने, नल पर अल्फा बीटा ने धुन पराशब्द धुन नहीं सुनी। क्या है दोस्तों ट्रिक है दोस्तों कि विद्युत ने कैथोड को चुंबक देते हुए कैथोड को कहा कि नल पर अल्फा बीटा ने पराश्रव्य धुन नहीं सुनी है। नहीं आ गया ना दोस्तों, यानी कि विद्युत चुंबकीय नहीं है कि विद्युत ने चुंबक देते हुए कैथोड को कहा कि नल पर अल्फा बीटा ने पराश्रव्य ध्वनि नहीं सुनी। पराश्रव्य से दोस्तों हो गया पराश्रव्य तरंगे, ध्वनि से हो गया दोस्तों ध्वनि तरंगे। ये नहीं होती दोस्तों, अल्फा किरणें हो गई और बीटा किरणें ये भी नहीं होती दोस्तों। कैनाल किरणें और कैथोड किरणें ये भी विद्युत चुंबकीय तो नहीं है दोस्तों। बस आप दोस्तों ये जब आप लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी और जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती उस दूरी को दोलन आयाम कहते हैं। तो दोस्तों दोलन आयाम क्या है, जैसे ये पेंडुलम हो गया, ये दोस्तों यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक हो गया, फिर ये यहाँ तक बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो यही दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये आयाम हो जाएगा। ये जो इसकी दूरी तय कर रहा है ना दोस्तों पेंडुलम, ये दोस्तों आयाम हो जाएगा। अब आता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को पढ़ लेते हैं, क्या होती है तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ यानी कि तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को दोस्तों लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा बीटा गामा हो गया और लेम्डा हो गया। तो आंसर है दोस्तों तरंग दैर्घ्य को लेम्डा से व्यक्त करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो 5-5 के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंग में
सभी प्रकार की दोस्तों तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तो दोस्तों ये संबंध आप याद रख लेना दोस्तों कि तरंग चाल क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है कि तरंग चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, तरंग चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, या बी इक्वल टू एन लैम्डा, बी इक्वल टू दोस्तों क्या है एन या ईटा बोल लो, जो भी बोल लो दोस्तों, एन लैम्डा हो गया। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा अलग हो गया था, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो माफ़ करना दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भले आपको छोटा सा दिख रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बड़ा करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों एक साथ है ना दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि गामा किरणें, तो इसमें दोस्तों क्या क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका खोज करता है दोस्तों, फिर ये तरंग दैर्घ्य परिसर है, फिर आवृत्ति परिसर है जो कि आवृत्ति परिसर दोस्तों हर्ट्ज में, और उपयोग दोस्तों दे। अब गामा किरणों की दोस्तों खोज किसने करी थी, पॉल बिलार्ड ने। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि गामा किरणों की खोज किसने करी थी, तो पॉल बिलार्ड ने। तो दोस्तों गामा ने पॉल बिलार्ड को हराया है, बस आप याद रख लेना दोस्तों। गामा पहलवान है ना, आप जानते ही होंगे गामा पहलवान कितने, मतलब उन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती। तो गामा पहलवान ने क्या करा दोस्तों, पॉल बिलार्ड को हराया। गामा पहलवान ने पॉल बिलार्ड को हराया। बस इससे आप दोस्तों याद रख लेना कि खोजकर्ता जो है गामा किरणों की खोज किसने करी है दोस्तों, पॉल बिलार्ड ने। और दोस्तों तरंग परिसर इसका रहता है 10⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर तक, और आवृत्ति परिसर रहता है 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक। अब दोस्तों इसका काम क्या है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ जाता है कि गामा किरणों का उपयोग क्या है। तो दोस्तों गामा किरणों की जो है वेधन क्षमता जो होती है दोस्तों वो अत्यधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया, क्या होता है दोस्तों, उपयोग किस लिए होता है, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। ये याद रखना दोस्तों, क्या होता है, गामा किरणों की दोस्तों वेधन क्षमता जो होती है अत्यधिक होती है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर होता है दोस्तों यूज इसका कहाँ किया जाता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। वो आपसे क्वेश्चन दे के पूछ लेगा कि गामा किरणों का यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। ये मेंस में भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो इसका उपयोग है जो दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। अब आता है दोस्तों एक्स किरणों। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी दोस्तों, तो रोंजन ने करी थी। रोंटजन भी बोल सकते हैं या फिर रोंजन भी आप इसको बोल सकते हैं। एक्स किरणें हैं दोस्तों, और खोज किसने करी थी, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, रोंजन ने करी थी। अब दोस्तों हमको क्या है, इसको याद रखना है, रंजन को, है ना। तो रोंजन में क्या है दोस्तों, रोंजन जो लड़का है ना दोस्तों, रोंटजन या रोंजन जो भी आप बोल रहे, उसमें दोस्तों क्या है, आपको एक्स फैक्टर दिखता है। क्या दिखता है, तो एक्स फैक्टर दिखता है। रोंजन में क्या दिखता है दोस्तों, एक्स फैक्टर दिखता है। तो एक्स किरणों की खोज किसने करी थी दोस्तों, रोंजन ने करी थी। अब दोस्तों तरंग दैर्घ्य परिसर देख लेते हैं एक्स किरणों का। 10⁻−10 से लेकर 10⁻−8 मीटर तक होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका आवृत्ति परिसर होता है 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक। अब दोस्तों यूज क्या है इसका, हम उपयोग देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है उपयोग, उसी से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों होता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में
इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है तो दोस्तों चिकित्सा में यूज़ करते हैं, मेडिकल में, और औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं। हम गामा किरणों में दोस्तों क्या यूज़ कर रहे थे दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में, और इसमें दोस्तों रोंटजन में क्या करते हैं दोस्तों, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। तो दोस्तों चिकित्सा में जो एक्सरे होता है ना दोस्तों, एक्सरे आप निकलवाते होंगे, कभी आपने निकाल लिए होंगे दोस्तों, तो उसी में दोस्तों यूज़ होता है एक्स किरणों का यूज़ एक्सरे निकालने में, और सोनोग्राफी टाइप की जो भी चीज़ें होती है, एक्सरे हो गया, इनमें दोस्तों यूज़ किया जाता है। फिर आता है दोस्तों थर्ड नंबर की किरणें। दोस्तों ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, तो उसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों पराबैंगनी किरणें, और इसमें है दोस्तों रीटर। तो हमको दोस्तों पराबैंगनी को याद रखना है और हमको दोस्तों रीटर को याद रखना है। तो हम दोस्तों इसकी ट्रिक बना लेते हैं। दोस्तों क्या है, आपको जैसे कि कोई लड़का मिलने आपका क्या है दोस्तों, कोई पुराना दोस्त आने वाला था, तो आप कहीं क्या है दोस्तों, मैं आपको इसको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, कि आप कहीं बाहर चले गए दोस्तों, तो आपने बोला कि बाहर चले गए, फिर उसको कुछ आपको पार्सल भी देना था आपके दोस्त को, तो आपने दोस्तों अपने भाई को भेजा फ़ोन लगा के कि अरे वो मेरा दोस्त होगा यार, वो खड़ा होगा चौराहे पर, जाके उससे पार्सल लेके आ जा। तो उसने पूछा मैं उनको पहचानूंगा कैसे, तो उसने कहा होगा उन्होंने बैगनी रंग की शर्ट पहन रखी होगी, तो तू जाके उससे पार्सल लेके आ जा। तो आपने आपके भाई को भेजा, तो उसने भाई ने आपसे चौराहे पे एक लड़का खड़ा था, तो आपने पूछा, आपने क्या बोला था दोस्तों, रेड कलर की शर्ट पहन रखी होगी, लेकिन उसने क्या है दोस्तों, वो खड़ा तो था एक लड़का, अपने भाई ने आपको फ़ोन लगा कि हाँ एक खड़ा तो है, लेकिन उनने तो यार बोले बैगनी रंग की शर्ट पहन रखी है। तो पर क्या बोला आपने कि पर बैगनी रंग की शर्ट पहन रखी है, उन्होंने तो पर बैगनी यानी कि परा बैगनी रंग की शर्ट पहन रखी है। तो आपने बोला हाँ ठीक है, उनसे पूछना उनका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम रीटर बताया, तो आपके भाई ने आपको बताया था हाँ जिन्होंने परा बैगनी शर्ट पहन रखी थी उनका नाम रीटर है, जिन्होंने पराबैंगनी शर्ट पहन रखी थी उनका नाम रीटर है, अर्थात रीटर ने दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज करी। बस आप दोस्तों ये याद रख लेना स्टोरी से। फिर आता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य परिसर जो है पराबैंगनी किरणों का 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होता है। फिर आता है दोस्तों आवृत्ति परिसर जो है 10⁻16 से लेकर 10⁻14 तक होता है। फिर दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पराबैंगनी किरणों का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों, यूज़ 3 जगह हो रहा है पराबैंगनी किरणों का, सिकाई करने में हो रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में हो रहा है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में। 3 जगह यूज़ है, सिकाई करने में यूज़ कर रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में यूज़ कर रहे हैं, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में यूज़ कर रहे हैं पराबैंगनी। फिर आता है दोस्तों दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण जो है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो भी टेबल में दोस्तों ये एक एक जो तरंग दी है इन पे दोस्तों एक एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक एक 4 क्वेश्चन आ जाता है। जैसे गामा किरणों की खोज किसने करी, तरंग दैर्घ्य परिसर क्या, आवृत्ति परिसर क्या, यूज क्या, इन सब पे दोस्तों एक एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि न्यूटन ने दोस्तों खोज करी थी दृश्य विकिरण की, दोस्तों न्यूटन ने खोज करी थी। अब हम इनको देख लेते हैं कि हम इसको दोस्तों याद कैसे करें न्यूटन जो खोज करता है। तो दोस्तों न्यूटन जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, वो बहुत बड़े मतलब वैज्ञानिक थे, और दोस्तों हर कारण को वो जान लेते थे, है ना। कोई सा भी कारण जो होता था दोस्तों चीज़ों के पीछे,
वो उसको देख लेते थे, मतलब दृश्य कर लेते थे, दृश्य कर लेते थे किसी भी कारण को, है ना। तो कोई भी कारण मतलब दृश्य कर लेते दोस्तों किसी भी कारण को, भी कारण को मतलब दृश्य कर लेते थे, भी कारण को, किसी भी कारण को दृश्य कर ले। ठीक है दोस्तों, न्यूटन जी जो है दोस्तों, न्यूटन जो है दृश्य कर लेते थे किसी भी कारण को। तो दृश्य कर लेते किसी भी कारण, तो दोस्तों किसी को मत याद रखो, भी कारण को याद रख लो। तो दृश्य विकिरण की खोज किसने करी थी? न्यूटन ने करी थी। बस दोस्तों आपको यहीं से याद हो जाएगा बस। अब आता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य परिसर क्या था दोस्तों? तो 3.9 से लेकर 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। आवृत्ति परिसर है दोस्तों 10⁻14 से लेकर 10⁻12 तक। आवृत्ति परिसर क्या है दोस्तों? परिसर क्या है दोस्तों? आवक दृश्य विकिरण का 10⁻14 से लेकर 10⁻12 तक। फिर है दोस्तों इसे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। तो दोस्तों दृश्य विकिरण से क्या होता है दोस्तों? हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, वस्तुएं दिखती। अब आता है दोस्तों अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की खोज किसने करी थी दोस्तों? हर्शेल ने करी थी। अवरक्त विकिरण की खोज किसने करी थी दोस्तों? हर्शेल ने करी थी। तो दोस्तों आप याद रखना दोस्तों, हर्शेल ने करी थी। तो हम दोस्तों इसको ट्रिक से याद रखते हैं कि अवरक्त पहले क्या होता था दोस्तों, रक्त जो है ना ब्लड ढूंढने में बहुत कठिनाई होती थी। मतलब पहले इतना इंतजाम, ये दोस्तों ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, स्टोरी से मैं बताता हूँ दोस्तों ट्रिक। तो दोस्तों पहले क्या होता था, रक्त जो है बहुत मुश्किल से मिलता था। जैसे कोई आपका जो परिचित अगर भर्ती हो जाता था हॉस्पिटल में और उसको ब्लड की कमी हो जाती थी तो बहुत मुश्किल से मिलता था कहीं, मतलब बहुत मुश्किल से रक्त का व्यवस्था हो पाती थी, जैसे ब्लड की कमी हो जाती। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, नए ज़माने के साथ हर जगह ब्लड बैंक बन गई है दोस्तों। और कोरोना के आने से तो और दोस्तों ब्लड बैंक्स बन गई हैं, प्लाज्मा बैंक हो गया, सब बन गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या है, अब रक्त जो है हर कण कण में मिलता है। अब रक्त क्या है दोस्तों, हर कण कण में मिलता है। तो हर कण कण अब रक्त, तो अब रक्त दोस्तों हर कण कण हर सेल में मिलता है। अब रक्त दोस्तों हर कण कण हर सेल में मिलता है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रख लेना, अब रक्त हर कण कण हर सेल में मिलता है। सेल क्या होता है दोस्तों, सेल वैसे दोस्तों घड़ी घड़ी में भी सेल लगाते हैं ना दोस्तों, तो वही रहता है दोस्तों, सेल हो गया। तो हम इसको दोस्तों, और सेल दोस्तों एक चीज़ को और बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि सेल नहीं होते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं ना दोस्तों, तो अपने अपने जो वो पार्ट्स बांटते हैं दोस्तों, कि जैसे ये फर्स्ट सेल है, वो सेकंड सेल है, बोले थर्ड सेल में चले जाओ, फोर्थ सेल में चले जाओ। तो दोस्तों पार्टीशन को भी सेल बोलते हैं, कि ये तो मतलब बहुत बड़ी जगह जो रहती है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें बोलते हैं जैसे कि ये तो फर्स्ट सेल में आ गए, तुम आपको थर्ड सेल में जाना पड़ेगा। तो पार्टीशन को भी सेल बोलते हैं दोस्तों। तो अब याद रख लेना दोस्तों कि अब रक्त जो है हर सेल में मिलता है, अब रक्त हर सेल में मिलता है। तो दोस्तों बस इतना याद रख लेना, अब रक्त हर सेल में मिलता है। तो अब रक्त किरणों की खोज करी थी हर्शेल ने। और दोस्तों इसका तरंग दैर्घ्य परिसर है 7.8 से लेकर 7 से लेकर 10⁻³ मीटर तक। और आवृत्ति परिसर है 10⁻12 से लेकर 10⁻10 तक। अब दोस्तों इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनके यूज़ क्या क्या हैं, अवरक्त किरणों के यूज़ क्या क्या है, उसको देख लेते हैं। अवरक्त विकिरणों के यूज़ क्या क्या, ये किरणें ऊष्मीय विकिरणें। तो दोस्तों ये इसका एक गुण भी है दोस्तों अवरक्त किरणें का, कि कैसी किरणें, ये ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, जिस भी वस्तु पर पड़ेंगी उसका क्या करती हैं, ताप बढ़ा देती हैं अवरक्त किरणें। इसका दोस्तों उपयोग जो है कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में करते हैं। क्या क्या करते हैं दोस्तों, कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की क्या होती है दोस्तों, सिकाई करने में किया जाता है।
फोटोग्राफी करने में दोस्तों, और रोगियों की क्या होता है दोस्तों, सिकाई करने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों कि ऊष्मीय विकिरण है, अवरक्त किरणें जिस भी वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ा देती है। सेकंड चीज तो ये हो गई दोस्तों। फिर थर्ड चीज हो गई दोस्तों, अगर आपको गुण याद है तो आप इसका यूज भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको गुण याद है कि भाई ऊष्मीय विकिरण तो मतलब सिकाई करने में यूज कर सकते हैं इसका। फिर आ जाता है दोस्तों कि कोहरे में इससे फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में यूज करते हैं। बस दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं इसके दोस्तों लघु रेडियो तरंगे या हेनरिक तरंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये जो जितनी भी मैं आपको तरंग करा रहा हूँ दोस्तों, इनसे एक एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, मतलब 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। हर चीज़ में यूज पे आ सकते हैं, वैज्ञानिक का नाम आ सकता है, तरंग दैर्घ्य परिसर आ सकता है दोस्तों। तो सब आप देख लेना दोस्तों, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लेना। अब दोस्तों पढ़ते हैं 6 नंबर की ये जो तरंग दोस्तों, लघु रेडियो तरंगे या हेनरिक हर्ट्जियन तरंगे। लघु दोस्तों क्या नाम है इसका कि लघु रेडियो तरंगे या हेनरिक हर्ट्ज तरंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों कि लघु रेडियो तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है दोस्तों हर्ट्जियन तरंगे। और दोस्तों खोज किसने करी, तो हेनरिक हर्ट्ज ने खोज करी थी। किसने खोज करी दोस्तों, हेनरिक हर्ट्ज ने। तो हम दोस्तों इसको याद करने की कोशिश करते हैं हेनरिक हर्ट्ज को, कि लघु रेडियो तरंगे की खोज करी थी हेनरिक हर्ट्ज ने। तो दोस्तों हर्ट्जियन तरंगे और हर्ट्ज, तो ये तो आप रिमेनिंग से मतलब याद कर सकते हैं कि हर्ट्जियन तरंगों की खोज हर्ट्ज ने करी थी। कभी इसने आपको इस नाम से दिया हर्ट्जियन तरंग से, तो आप उसमें हर्ट्ज तो आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसने दे दिया कि लघु रेडियो तरंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम लघु रेडियो तरंगों को याद करते हैं दोस्तों। कि दोस्तों हेनरिक को क्या बोला आपने, कि हेनरिक को बोला कि जाओ एक रेडियो लेके आओ यार, जाओ एक रेडियो लेके आओ, है ना। आपने पैसे दिए, अब उसने क्या पैसे बचाने के चक्कर में छोटा वाला रेडियो ले आया, वो बहुत छोटा रेडियो ले आया, मतलब मोबाइल जैसा रेडियो लाया। आपने बोला था कि बड़ा रेडियो लेके आना, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में मोबाइल जैसा रेडियो ले आया। तो आपने उसको क्या बोला, अरे यार बोले लघु रेडियो ले आया यार तू, तो इसमें तो तरंग भी ढंग से नहीं निकलेगी यार। हेनरिक क्या बोला आपने, ट्रिक है दोस्तों। हेनरिक को आपने बोला अरे यार हेनरिक तू तो लघु रेडियो ले आया, इसमें तो तरंग भी ढंग से नहीं निकलेगी। हेनरिक तू तो लघु रेडियो ले आया, इसमें तो तरंग भी ढंग से नहीं निकलेगी। तो लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने करी थी दोस्तों, हेनरिक ने करी थी। अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि इसका तरंग दैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर क्या है। तरंग दैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर देख लेते हैं दोस्तों। तो तरंग दैर्घ्य परिसर है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर से लेकर, क्या है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 1 मीटर तक। और आवृत्ति परिसर है दोस्तों 10⁻10 से लेकर 10⁻8 मीटर तक। अब आता है दोस्तों यूज, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यूज। तो यूज दोस्तों इसका करते हैं दोस्तों रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका यूज किया। तो दोस्तों नाम ही जब लघु रेडियो तरंगे हैं, तो सीधी सी बात है रेडियो में तो यूज कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीविजन भी इलेक्ट्रिक का आइटम ही है, तो उसमें भी यूज करेंगे। रेडियो भी बजता है दोस्तों, टीवी भी बजती है, गाने बजते हैं दोनों पे, तो लघु रेडियो का यूज किया जाता है। और फिर दोस्तों टेलीफोन पे भी आप क्या करते हैं दोस्तों, गाने ही सुनाते हैं, चटर पटर बातें करते हैं, मतलब कि गाने ही सुनाते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट ही करते हैं। तो दोस्तों लघु रेडियो तरंगे ही होगा, पक्की बात है। फिर आता है दोस्तों हमको दीर्घ रेडियो तरंगों को याद करना है दोस्तों, मार्कोनी से करते हैं। तो दोस्तों हेनरिक को तो आपने भेजा था, तो वो लघु रेडियो ले आया। फिर दोस्तों क्या करा आपने कि मार्कोनी को भेजा कि यार ये तो नहीं कर सकता यार, ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो यार आपने मार्कोनी को भेजा, तो मार्कोनी को बोला कि भाई तू एक काम करना, बड़ा रेडियो ले आना। बड़ा रेडियो कितना बड़ा, जैसे कि पुराने डेग आते थे ना, उतना बड़ा रेडियो लेके आना है तेरे को, सीडी प्लेयर जितना बड़ा रेडियो।
तो वो समझदार था, तो उसने कहा हाँ हाँ भैया मैं तो ले आऊँगा। बोले मार्कोनी ने बोला कि मैं तो बड़ा रेडियो भी ले आऊँगा और कम पैसे में भी ले आऊँगा, मेरे पहचान की दुकान है। तो आपने कहा हाँ ठीक है, तू अगर ले आए ना दीर्घ रेडियो तो मैं तेरे को उसमें से बोले 50 रुपये तेरे को जा नाश्ते पानी को दे दूंगा। तो वो खुश हो गया, तो वो लेके आ गया भाव ताव करके, वो बड़ा रेडियो लेके आ गया। तो उसने आपने उसको 50 रुपये दे दिया, बोले जा खाना पीना खा, तू मस्ती मौज कर। बोले ये तो जा इसको भी लेके जा, इसको भी नाश्ता करा दे, है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना कि क्या करा था आपने, हेनरिक को भेजा था तो वो लघु रेडियो लेके आए। फिर दोस्तों आपने क्या करा, मार्कोनी को भेज दिया कि जा तू यार लेके आ मार्कोनी। तो वो दोस्तों दीर्घ रेडियो तरंग लाया, दीर्घ रेडियो लाया जिसमें कि दोस्तों तरंग भी अच्छी बजती थी। तो दीर्घ रेडियो लेके आया मार्कोनी जिसमें तरंग अच्छी बजती थी। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि आवृत्ति क्या है इसकी दोस्तों, तरंग दैर्घ्य परिसर और आवृत्ति परिसर क्या है इसका दोस्तों। तो तरंग दैर्घ्य परिसर है दोस्तों जो 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक है। किसका है दोस्तों, रेडियो तरंग का जो दोस्तों तरंग दैर्घ्य परिसर है 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक। और दोस्तों आवृत्ति परिसर है दोस्तों 10⁶ से लेकर 10⁴ तक है। अब रहता है दोस्तों रेडियो एवं टेलीविज़न में इसका उपयोग। तो दोस्तों दीर्घ और लघु रेडियो तरंग का दोनों का यूज़ जो है दोस्तों रेडियो एवं टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है। बस दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है कि लघु रेडियो तरंग का यूज़ कहाँ करते हैं, टेलीफोन में करते हैं। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं कि लघु रेडियो तरंग है। अब क्या होता है दोस्तों, टेलीफोन जो है रेडियो और टेलीविज़न की अपेक्षा छोटा रहता है, इसलिए लघु रेडियो तरंग का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दीर्घ रेडियो तरंग का यूज़ क्या है दोस्तों, दोनों जगह किया जाता है, रेडियो एवं टेलीविज़न में। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेगा कि लघु रेडियो तरंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, और ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कि ऑप्शन आपको दोस्तों 2 मैच में दे देगा कि रेडियो एवं टेलीविज़न में, है ना, रेडियो एवं टेलीविज़न और टेलीफोन में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सब, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बस। तो फिर अगर आपको याद होगा कि टेलीफोन में यूज़ किया जाता है लघु रेडियो का, तो आप वो वाला ऑप्शन लगा देंगे। अब आता है दोस्तों हम अगले 1 मिनट दोस्तों, इसमें दोस्तों नोट भी है कि गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने भी किया था। गामा किरण का नाम क्या है करण दोस्तों, रदरफोर्ड ने किया। नामकरण याद रखना है दोस्तों, खोज किसी और ने करी, जैसे कि खोज हमने देखा था दोस्तों ये रहा, पॉल बिलार्ड ने करा था। तो गामा ने दोस्तों पॉल बिलार्ड को हराया। तो गामा की किरणों की खोज दोस्तों पॉल बिलार्ड ने की थी, लेकिन नामकरण किसने किया है दोस्तों, रदरफोर्ड ने किया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गामा किरणों का नामकरण किसने किया, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, नामकरण किया। और दोस्तों खोज किसने करी, तो पॉल बिलार्ड ने खोज करी है, पॉल बिलार्ड ने खोज करी। तो दोस्तों हम इसको ट्रिक की मदद से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गामा जो पहलवान की ज़रूरत पड़ रही थी, विदेश में पहलवान की ज़रूरत पड़ रही थी, तो बोला कि किसी को पहलवान को ढूंढा जाए। तो उसमें क्या है दोस्तों, एक हिंदुस्तानी पहलवान मिला था, तो उसको ढूंढा गया। और दोस्तों ये ट्रिक है दोस्तों, तो ढूंढा गया तो मिला एक दोस्तों पहलवान, हिंदुस्तानी पहलवान। तो उसका नाम जो है पहलवान को दोस्तों खोजा किसने था, पॉल बिलार्ड ने खोजा था। पॉल बिलार्ड को भेजा गया, बोला कि जाओ खोज के लाओ एक हिंदुस्तानी पहलवान को, रेसलिंग में उतारना है। तो पॉल बिलार्ड जी गए, उनने दोस्तों एक पहलवान को खोजा था। और दोस्तों जो मेन था, जो रेसलिंग कराता था, तो वो दोस्तों थे रदरफोर्ड जी। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इनका नाम क्या है भाई, ये हिंदुस्तानी पहलवान का। तो उन्होंने कहा दोस्तों इनका तो नाम नहीं है। तो दोस्तों फिर रदरफोर्ड ने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका नाम दे देता हूँ। तो रदरफोर्ड ने दोस्तों क्या नाम दिया उस हिंदुस्तानी पहलवान को, गामा नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों, रदरफोर्ड ने गामा नाम दिया। और खोजा किसने दोस्तों, तो पॉल बिलार्ड ने खोजा था। बस आपको ये याद रख लेना दोस्तों, ये अगर आप स्टोरी याद रख लेंगे तो अपने आप आपको ट्रिक याद हो जाए। फिर है दोस्तों यहाँ पे नोट है
10 की घात -3 से लेकर 10 की घात -2 मीटर की तरंग सूक्ष्म तरंगे कहलाती। क्या कहलाती है दोस्तों? 10 की घात -3 से लेकर 10 की घात -2 तक की तरंग क्या कहलाती दोस्तों? सूक्ष्म तरंगे कहलाती। याद रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 10 की घात -3 से लेकर 10 की घात -2 मीटर तक तरंगे क्या कहलाती? तो कहलाती दोस्तों सूक्ष्म तरंगे। अब इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं, अब तो दोस्तों हेडिंग को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद आ जाएंगी, याद हो जाए। अब दोस्तों इसमें है दोस्तों ध्वनि तरंग। क्या नाम है दोस्तों? ध्वनि तरंग किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ध्वनि तरंग इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इससे 1-2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इससे 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता। अब ध्वनि तरंग क्या होती है दोस्तों? तो ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे कहलाती। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेगा कि ध्वनि तरंगे किस तरीके की तरंगे दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अगर आपको दोस्तों अगर इसको और भी अच्छे से याद रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक दोस्तों। तो अनुराधा जो है दोस्तों धुन गाती है। अनुराधा क्या करती है दोस्तों? धुन गाती है, धुन गाती है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि अनुराधा जो है दोस्तों ध्वनि में गाती है। अनुराधा दोस्तों ध्वनि में गाती है। तो अनुराधा से आप क्या याद रख लेंगे दोस्तों? अनुदैर्घ्य। और दोस्तों ध्वनि में गाती से याद रख लेंगे कि अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगे। बस आपको इतना है। अब आता है दोस्तों ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर क्या क्या। तो ध्वनि तरंगे दोस्तों कौन सी होती है? एक तो अपशब्द तरंगे होती है, इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, शब्द तरंग होती है, ऑडिबल वेव्स होती हैं, और होती है दोस्तों 3rd नंबर पर पराशब्द तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। 3 टाइप की दोस्तों होती हैं। अब दोस्तों आवृत्ति परिसर हम इसमें देख लेते हैं ध्वनि तरंगों का। तो अपशब्द तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स का आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपशब्द तरंगे कहते। तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से जो भी नीचे की रहती है उनको क्या बोलते हैं? अपशब्द तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस बार बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि 20 हर्ट्ज से नीचे तक की ध्वनि तरंगों को कौन नहीं सुन सकता? तो आंसर है दोस्तों मनुष्य नहीं सुन सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता। तो दोस्तों ये भी चीज़ देखिए कि 20 हर्ट्ज से जो नीचे की तरंगे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न होती है ना। ये भी चीज़ देखिए, जो सबसे नीचे वाली तरंगे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ध्वनि जो अपशब्द तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, इंफ्रासोनिक वेव्स को, और इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है और मनुष्य नहीं सुन सकता। फिर आता है दोस्तों श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव्स को हम देख लेते क्या होती है ऑडिबल वेव्स दोस्तों। तो दोस्तों श्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रख लेना कि क्वेश्चन दे देगा कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या है दोस्तों। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इनको क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंगों। इन तरंगों को दोस्तों हमारा कान सुन सकता है। तो दोस्तों श्रव्य तरंगों को क्या कर सकता है? हमारा कान सुन सकता है। और दोस्तों था इंफ्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य अपश्रव्य, यानी कि दोस्तों अपश्रव्य तरंगों को क्या होता है? हमारा कान नहीं सुन सकता। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अपश्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की होती और श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को दोस्तों हमारा कान सुन सकता है। तो दोस्तों आप याद रख लेना, नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लेना है ना। क्वेश्चन जो मैं बताता जाता हूँ वही क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इसी दोस्तों वीडियो को बार बार रिवाइज करके सुनते जाएं, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। अब आता है दोस्तों पराश्रव्य तरंगों को क्या बोला जाता है, उसको भी सुन लेते देख लेते मतलब क्या होती पराश्रव्य तरंगे दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो दोस्तों आप इंग्लिश में भी याद कर लेना, कई बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का आवृत्ति परिसर क्या होता है ऐसे। तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से ऊपर
कि आवृत्ति वाली तरंगों को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, आंसर है दोस्तों 20 हर्ट्ज से ऊपर। क्या है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से ऊपर जितनी भी आवृत्ति वाली तरंगों को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के लिए कान, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते। मनुष्य के कान क्या होते हैं दोस्तों, एक तो अपश्रव्य को नहीं सुन सकते और पराश्रव्य को। अपश्रव्य की जिनकी जो आवृत्ति परिसर 220 हर्ट्ज से नीचे होता है और परासर का 220 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो दोस्तों मनुष्य किन आवृत्ति वाली चीज़ों को सुन सकते हैं दोस्तों, तो अभी हमने दोस्तों पढ़ा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले परिसर को दोस्तों मनुष्य सुन सकते। ये दोस्तों क्वेश्चन है, कई बार सारे एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मनुष्य दोस्तों सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है और ये दोस्तों पराश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से ऊपर इनको नहीं सुन सकता। मनुष्य कान से नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर होते हैं दोस्तों, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब सुन सकते हैं। कौन कौन से जानवर है दोस्तों, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। इन तरंगों को दोस्तों गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों उत्पन्न कैसे करते हैं, गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जाता है। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इन तरंगों में क्या होता है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है ऊर्जा ज़्यादा, तो आवृत्ति के कारण होती है ऊर्जा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि तरंगों में किस कारण से ऊर्जा अधिक होती है, आवृत्ति के कारण, आवृत्ति के नहीं कारण, या कोई और दूसरा दे देगा आयाम के कारण। तो दोस्तों इन तरंगों में ऊर्जा बहुत क्यों होती है, आवृत्ति के कारण होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटा होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान देने की चीज़ है कि क्या होता है कि इनका तरंग दैर्घ्य छोटा होने के कारण, तरंग दैर्घ्य छोटा है दोस्तों, जल्दी जल्दी जाएंगी, तरंग दैर्घ्य छोटा, तो इन्हें कारण दोस्तों एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना दोस्तों। मैंने आपको तीनों चीज़ करा दी, ध्वनि आपको पढ़ा दी, क्वेश्चंस बता दिए कि क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ लेते हैं कि पराश्रव्य तरंगों के यूज़ क्या क्या है, उपयोग क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब एक दो क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं दोस्तों ध्वनि से। तो अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन यूज़ क्या क्या है पराश्रव्य तरंगों के। तो संकेत भेजने में, अब दोस्तों हमने वहाँ पे पढ़ा ही था कि पराश्रव्य तरंगों को क्या है, दूर तक भेजा जा सकता है। अब है ना, दूर तक भेजा जा सकता है, तो ज़रूरी सी बात है कि संकेत भेजने में यूज़ किनका करेंगे। ऑप्शन में आपको दोनों दे देगा, श्रव्य हो गया है ना, ऑडिबल तरंगे हो गई दोस्तों, है ना, अपश्रव्य तरंगे हो गई, और पराश्रव्य तरंगों किन से दूर तक संकेत भेजते। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि आवृत्ति इनकी दोस्तों बहुत अधिक होती, मतलब इनसे ही भेजते होंगे, आप लगा देंगे दोस्तों ऑप्शन में, यानी कि पराश्रव्य तरंगों से भेजा जाता है संकेत को। फिर दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाने में क्या है दोस्तों, समुद्र की गहराई का ये पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये दूर तक जाती हैं दोस्तों पराश्रव्य तरंगे, है ना। तो समुद्र भी गहरा होता है, तो पक्की बात है कि दूर तक के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं, अर्थात समुद्र की गहराई में भी यही वाला ऑप्शन आप लगा देंगे कि समुद्र की गहराई पता करना, तो पराश्रव्य तरंगों का यूज़ कर। वैसे ही दोस्तों कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, अब दोस्तों आवृत्ति ज़्यादा है तो इनसे ही करेंगे कि कपड़ों को साफ करना और वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। फिर आता है दोस्तों कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में। अब क्या होता है दोस्तों, चिमनियों में तो कोई घुसेगा नहीं दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों इन तरंगों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दूर तक चली जाती है दोस्तों, और इनमें दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है कल कारखानों की चिमनियों तथा कालिख हटा। अब ऊर्जा अधिक होगी तो यही दोस्तों हटा सकती है। फिर आता है दोस्तों दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में।
है ना दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, एक एक उपयोग में एक एक क्वेश्चन है। पूछ लेगा कि दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है, दे देगा ऑप्शन में अपश्रब, श्रब हो गई, पराश्रब हो गई, और एक दोस्तों ऐसी ध्वनि लिख के दे देगा। तो अगर आपको पता होगा कि भैया इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, दूर तक जाती है, तो कहीं ना कहीं की पराश्रब तरंगों का यूज हो रहा है, तो आप लगा देंगे दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने। फिर आता है दोस्तों गांठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। गांठिया के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। फिर आता है दोस्तों ध्वनि की चाल को हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ साउंड, तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होता है दोस्तों, एक एक में दोस्तों क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इन सब में विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है। ये तो पक्की बात होगी कि जितने ज़्यादा माध्यम होंगे उसमें ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होगी। किसी माध्यम में दोस्तों ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। क्या होता है दोस्तों, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है दोस्तों कि ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं इसमें दोस्तों हर किसी में एक एक क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा कि ध्वनि की चाल का सर्वाधिक क्रम क्या है, ठोस द्रव गैस, गैस द्रव ठोस, या कोई नहीं, या इनमें से सभी, ऐसे पूछ लेगा दोस्तों ऑप्शन देके। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठोस में होता है सबसे अधिक, फिर द्रव में होता है और फिर सबसे कम होता है गैस में। तो यही क्रम चलेगा, ठोस में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम और फिर गैस में सबसे कम होता है। बस इससे याद रख लेना दोस्तों। फिर दोस्तों ये भी क्वेश्चन है कि वायुयान में ध्वनि की चाल कितनी है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायुयान में दोस्तों ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। जल में ध्वनि की चाल कितनी है, 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी है, 1483 मीटर प्रति सेकंड। और लोहे में ध्वनि की चाल है 5130 मीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन ही हैं दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो दोस्तों ध्वनि क्या है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी, है ना, जैसे कि ठोस में फिर द्रव में जाएगी, तो पक्की बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि ठोस में दोस्तों चाल सर्वाधिक होती है, द्रव में थोड़ी सी कम होती। तो दोस्तों माध्यम बदल गया तो ध्वनि की चाल भी बदल गई। और दोस्तों जब ठोस में कुछ अलग तरंग दैर्घ्य होगा और द्रव में कुछ अलग तरंग दैर्घ्य होगा, तो दोस्तों इससे आप याद रख सकते। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, वो इसे क्वेश्चन में भी दे सकता है कि आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि दोस्तों माध्यम कोई सा भी हो तो आवृत्ति क्या होती, नहीं बदलती। क्वेश्चन आपको दे देता कि ध्वनि की आवृत्ति बदलती है किस माध्यम में, लिख के दे देगा, ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो आंसर आपको लगाना है दोस्तों डी, इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि ध्वनि की आवृत्ति जो है दोस्तों माध्यम के अनुसार नहीं बदलती है, आवृत्ति वही रहेगी ध्वनि की। बस क्या होता है दोस्तों, चाल स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं इससे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, जैसा कि अभी हमने पढ़ा दोस्तों, और क्वेश्चंस भी देखा था दोस्तों। फिर है दोस्तों ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, क्या क्या होता है हम इसको भी देख लें। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात क्या है दोस्तों, आप कितना भी दाब लगा लें ध्वनि पर, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर। अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। मतलब कितना भी आप प्रेशर लगाओगे ध्वनि पर, लेकिन चाल क्या है दोस्तों, वही रहेगी, अपरिवर्तित ही रहेगी। मतलब जितनी पहले थी उतनी ही बाद में चाल रहेगी। जैसे 10 किलोमीटर, अगर 10 मीटर मान लेंगे चाल थी पहले, तो आपने अगर
50 न्यूटन का बल भी लगा दिया, मतलब दाब लगा लिया, तो भी चाल नहीं बदलेगी। चाल मतलब वही की वही रहेगी, मतलब 10 की 10 ही रहेगी। इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लेना, क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता, बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों ध्वनि की चाल वही की वही रहेगी, यानी कि बराबर ही रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। अब आते हैं दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं कि ध्वनि चाल पर ताप का क्या प्रभाव होता है। फिर हम दोस्तों बाद में ये टेबल देख लेंगे। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको देना है दोस्तों, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। इसको दोस्तों आप ऐसे भी याद रख लेंगे कि दोस्तों अगर आप है ना आग में अपना हाथ डालेंगे तो 3 सेकंड तक तो कुछ नहीं होता हाथ डालने पर, लेकिन जैसे ही चौथा सेकंड आएगा दोस्तों, ऐसा करना मत, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल देके, ताकि आपको चीज़ याद आ जाए हंसी मजाक में, कि आप अगर हाथ डालेंगे तो 3 सेकंड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप जैसे ही हाथ पे क्या होगा दोस्तों, ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप चिल्लाएंगे ना दोस्तों, ओ मम्मी ये लग गई, ऐसे करके आप चिल्लाएंगे दोस्तों, कस के आप चिल्लाएंगे, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, आपका हाथ जलने लग जाए। ऐसा करना मत दोस्तों, बस ये याद रखने के लिए कर लेना दोस्तों कि ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी दोस्तों। और वायु में प्रति, ये भी दोस्तों क्वेश्चन है कि वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाती है। ध्वनि की जो दोस्तों चाल होती है वो बढ़ जाती है। फिर आता है दोस्तों, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव क्या क्या होता है। तो दोस्तों नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो नमी युक्त वायु का क्या होता है घनत्व, शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लें। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क वायु में क्या होता है दोस्तों, ध्वनि की चाल कम होती है, लेकिन नमी युक्त में दोस्तों ध्वनि की चाल अत्यधिक होती है। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, ध्वनि के लक्षण क्या क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड, तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। एक तो प्रबलता, दूसरा तारत्व और तीसरा गुणता। क्या होते हैं दोस्तों, 3 लक्षण हो गए, प्रबलता हो गया, तारत्व हो गया और गुणता। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों, आपको पूछ लेगा कि ध्वनि के लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ध्वनि के लक्षण बताओ, तो दोस्तों आप बस थोड़ा सा ध्वनि के बारे में लिख कर 1 लाइन में और उसके लक्षण लिख देंगे दोस्तों, प्रबलता, तारत्व और गुणता। फिर आता है दोस्तों प्रबलता, यानी कि लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती। प्रबलता क्या होता है दोस्तों, ध्वनि का कैसा लक्षण है जिसके कारण क्या होता है, ध्वनि तेज सुनाई देती है या मंद सुनाई देती है। जैसे मतलब जितनी प्रबल ध्वनि में आप बोलेंगे उतनी तेज ध्वनि जाएगी ना दोस्तों। मतलब कि जैसे कि आप मतलब थोड़ा सा नॉर्मल बोलते हैं और उसी आपको को जब आप कस के थोड़ा सा प्रबल होके बोलते हैं, मतलब तो वो तेजी तक जाएगा दोस्तों, है ना। तो तेज या मंद सुनाई देती। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है दोस्तों, फोन है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि प्रबलता के स्तर को व्यक्त किस में किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों फोन में किया जाता है। फोन, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। फिर आता है दोस्तों तारत्व, कि तारत्व यानी कि पिच को पढ़ लेते हैं दोस्तों, पिच क्या होता है। तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। ध्वनि को दोस्तों पतली या मोटी किससे कहा जाता है, मोटी को दोस्तों ग्रेव बोलते हैं और पतली को बोलते हैं श्रिल। तो दोस्तों तारत्व से किया जाता है। तारत्व दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पे निर्भर करता है,
पिच जो है दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। ध्वनि की क्या है दोस्तों, आवृत्ति अधिक है तो क्या होगा दोस्तों, तारत्व भी अधिक होगा एवं ध्वनि पतली होती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना कि तारत्व जब अधिक होता है, तारत्व जब अधिक होता है तो ध्वनि क्या होती है दोस्तों, पतली होती है। लेकिन जब तारत्व कम होता है तो ध्वनि क्या है, मोटी होती है। जैसे क्या होता है दोस्तों, लड़कों की आवाज़ मोटी होती है और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। तो इसका मतलब क्या है, लड़कियों में दोस्तों तारत्व जो है उनकी आवाज़ का अधिक होता है, मतलब पिच जो है उनकी आवाज़ का अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। और लड़कों की जो आवाज़ होती है दोस्तों मोटी होने के कारण क्या है, तारत्व कम होता है, मतलब पिच कम होता है, इसलिए मोटी होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी होती है, यानी कि ग्रेव होती है। तो दोस्तों सारी चीजें क्या है, इसमें आवृत्ति पे डिपेंड कर रही है कि आवृत्ति अगर कम होगी तो तारत्व कम होगा और आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी डायरेक्ट पूछता है कि किसी ध्वनि की आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा या इन किसी का मतलब आवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर आपको लगाना है दोस्तों, अगर आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों गुणता, यानी कि क्वालिटी को पढ़ लेते हैं कि क्वालिटी क्या क्या होती है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। फिर आता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी को हम देख लेते हैं। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता इस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन ही है ये कि ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है। तो आंसर है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है बेल होता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, बेल होता है, बेल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे BEL। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता कौन व्यक्त करती, बेल करती है। क्वेश्चन यहीं से आता है, फिर पता नहीं पड़ता है कि कहाँ से है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट यानी कि मीटर-2 में व्यक्त किया जाए। तो क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों कि ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो वाट मीटर-2 यानी कि वाट WM-2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसीबेल प्रयुक्त होता है। बेल क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा मात्रक है और डेसीबेल प्रयुक्त होता है दोस्तों। इस छोटा मात्रक जो मतलब नॉर्मल बोलचाल में दोस्तों बताने के लिए बेल का 10वां भाग है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों, पूछ लेगा कि डेसिबल किसका 10वां भाग है, बेल का, और दूसरे एग्जाम्पल्स दूसरे ऑप्शन दे देगा आपको। तो आंसर है दोस्तों डेसिबल जो है बेल का 10वां भाग है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों, बेल का 10वां भाग क्या है, डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से ध्वनि के वर्ग के क्या है दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं कि ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों मत याद रखना, इसको स्किप कर लेना, क्योंकि आप अगर इसको याद रखेंगे तो बाकी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों बाकी आप याद रख, हमको क्या है दोस्तों 80% पे हिट करना है, फिर जो दोस्तों 20% है उसको हम देखते रहेंगे। मतलब वो ऑप्शन में दोस्तों तुक्का भी लगा सकते हैं। मतलब तुक्का क्या है दोस्तों, जब आपको अगर 2 ऑप्शन पता है तो आप 2 ऑप्शन में मतलब लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन ही है ये नोट जो है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी है दोस्तों, 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। तो पूछ लेगा दोस्तों मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा कितनी है,
तो 95 डेसिबल है, आंसर है दोस्तों 95 डेसिबल, याद रख लेना दोस्तों 95 डेसिबल। और दोस्तों कितने परिसर की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की मनुष्य ध्वनि सुन सकता है। और दोस्तों अगर पूछ लेगा श्रव्यता सीमा कितनी है मनुष्य की, अधिकतम श्रव्यता सीमा डेसिबल में, तो आंसर है दोस्तों 95 डेसिबल। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों 95 डेसिबल है अधिकतम सीमा मनुष्य की। फिर आता है दोस्तों, आप आगे पढ़ते हैं कि प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध क्या क्या है। एक मिनट दोस्तों, हमारी एक टेबल भी छूट गई, उसको भी देख लेते हैं। टेबल हमको पढ़नी थी दोस्तों, यहीं पे थी टेबल, ये टेबल, तो इसको भी देख लेते हैं पहले दोस्तों, फिर हम आगे की हेडिंग वहाँ की पढ़ लेंगे। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या क्या होती है? ध्वनि की चाल है ना मीटर प्रति सेकेंड पर दोस्तों 80, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट पूछ लें। तो ध्वनि की चाल दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लें तो दोस्तों क्वेश्चन में दे देगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ही ऑप्शन ये आप ऑप्शन लगा लेना दोस्तों। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता तो भी आप ये लगा सकते। लेकिन अगर उसने आपको डिग्री सेंटीग्रेड कुछ ऐसा दिया तो आप ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में देख लेना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तब हम लगा देंगे ये दोस्तों। अगर और कोई सा ऑप्शन दिया है तो दोस्तों आप फिर थोड़ा सोच समझ के ही लगाना दोस्तों, कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया क्वेश्चन में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो ऑप्शन थोड़ा सा देख समझ के लगाना। तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है दोस्तों? माध्यम दोस्तों वायु में क्या ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्या होगी ध्वनि की चाल दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये मैं मीटर प्रति सेकंड लिख दिया दोस्तों, थोड़ा सा कट गया है। क्या होगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड, है ना। तो वायु में दोस्तों ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। वैसे ही दोस्तों हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड होती। फिर दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकंड होती। फिर भाप में दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होती 405 मीटर प्रति सेकंड होती। फिर एल्कोहल में दोस्तों ध्वनि की चाल होती है 1213 मीटर प्रति सेकंड होती। फिर जल में क्या होता है दोस्तों? ध्वनि की चाल जल में कितनी होगी? तो 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर आता है दोस्तों समुद्री जल में। समुद्री जल में देख लेते हैं ध्वनि की चाल कितनी होती। तो 1533 मीटर प्रति सेकंड होती समुद्री जल। पारे में दोस्तों ध्वनि की चाल होती 1450 मीटर प्रति सेकंड होती। कांच में दोस्तों ध्वनि की चाल कितनी होती? 5640 मीटर प्रति सेकंड, याद रखना दोस्तों। एल्यूमिनियम में दोस्तों ध्वनि की चाल होती 4420 मीटर प्रति सेकंड होती। और है दोस्तों लोहे में ध्वनि की चाल होती 5130 मीटर प्रति सेकंड होती। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती? वायु में होती, एल्यूमिनियम में होती, लोहा में होती, समुद्री जल में होती, किस में होती? तो आपको दोस्तों ऑप्शन देखकर इसमें आंसर लगाना है। तो एल्यूमिनियम में सर्वाधिक दोस्तों ध्वनि की चाल होती, जितने भी हमने ऑप्शन देखे अभी तक के, तो उसमें दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होती। फिर उसके बाद होती है दोस्तों कांच में होती है ध्वनि की चाल सर्वाधिक 5640 मीटर प्रति सेकंड। फिर होती है दोस्तों लोहे में होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद होती है दोस्तों समुद्री जल में ध्वनि की चाल सर्वाधिक 1533 मीटर प्रति सेकंड। फिर है दोस्तों जल में होती है सर्वाधिक, उसके बाद है ना, उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद है पारे में है दोस्तों। फिर यही क्रम है, तो ये क्रम भी आप याद रख लेना दोस्तों। क्वेश्चन कैसे भी वो कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा थ्योरी में से, और आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया, इसलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। फिर आता है दोस्तों प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध क्या क्या होता है। प्रबलता क्या होती है दोस्तों? समानुपाती log L के।
जहाँ क्या है दोस्तों आई क्या है, आई इक्वल टू क्या है, ध्वनि की तीव्रता। तो प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रबलता जो है ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती। तो दोस्तों प्रबलता के कारण क्या होती है, ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। और ध्वनि की तीव्रता क्या होती, तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। फिर आता है दोस्तों प्रबलता चेतना संबंधी। प्रबलता कैसी है दोस्तों, चेतना संबंधी। और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है, मतलब ध्वनि की तीव्रता दोस्तों वस्तु पे डिपेंड करती है। और प्रबलता क्या, हमारे अंदर की चेतना कि मतलब जैसे हमको मन होगा तो हम कस के चिल्लाएंगे, जैसे किसी जानवर का मन होगा दोस्तों तो वो कस के चिल्लाएगा, नहीं तो चिल्लाएगा। मतलब ये चेतना दोस्तों है डिपेंड करेगी दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, प्रबलता चेतना पे डिपेंड करती है। मतलब सजीव का एक लक्षण मान सकते हैं इसको, मतलब सजीव का लक्षण या किसी को, मतलब सजीव अगर वस्तु को भी बजाएगा तो दोस्तों कोई सजीव ही बजाएगा ना, तो इसलिए मतलब सजीवों का लक्षण पे डिपेंड करते। और दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मतलब वस्तु पे डिपेंड कर देगी। जैसे वस्तु को आप तेज बजा सकते हैं दोस्तों, तो वस्तु पे डिपेंड कर देगी दोस्तों। हाँ दोस्तों प्रबलता जो है हम ओनली सजीव पर ही डिपेंड करेगी। और जो ध्वनि जो है दोस्तों सजीव निर्जीव दोनों पे डिपेंड कर देगी, क्योंकि आप दोस्तों जैसे कि कुछ भी आप जैसे डीजे सुनते हैं तो डीजे की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, वस्तु पे डिपेंड करें। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों कि पूछने का आपको क्वेश्चन में प्रबलता को माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, या फिर कभी कभी माप सकते हैं या कभी नहीं माप सकते हैं, इसे दे देगा। तो आंसर है दोस्तों डी, कभी नहीं मापा जा सकता प्रबलता को। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है, ये भी दोस्तों याद रख लेना कि ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रबलता सुनने वाले कान की ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कान सुग्राहिता पर निर्भर करता है। क्या है दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं। प्रबलता क्या होता है दोस्तों, सुनने वाले कान की सुग्रीता पर निर्भर करती है। प्रबलता क्या है, मतलब सुनने वाले के कान की आवाज़ जो है दोस्तों कितनी, मतलब वो कितना ज़्यादा सुन सकता है, तो वो प्रबलता उसको उतनी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। अगर आवाज़ कम सुनाई देती तो उसके कम सुनाई देगी, अर्थात कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती प्रबलता। जबकि ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती, याद रख लेना। अब दोस्तों इसमें एक नोट है, इंपॉर्टेंट चीज़, ये सभी क्वेश्चन ही होते हैं दोस्तों। तो ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है ना दोस्तों। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। तो दोस्तों जैसे कि प्रबलता क्या होता है दोस्तों, कोई कितनी कम आवाज़ सुन सकता है, कोई कितनी ज़्यादा आवाज़ सकता है। तो दोस्तों कितनी भी दूर आपको मतलब किसी व्यक्ति को भेज दिया आपने, है ना, किसी 3 व्यक्तियों को भेज दिया, तो इन तीनों के लिए जो दोस्तों आप चिल्लाओगे ना, तो उसके सुनने की जो ध्वनि होगी दोस्तों, उनकी कान की सुग्राह्यता पर, मतलब कोई कम ज़्यादा सुनता होगा तो उसको कोई आवाज़, मतलब ए आपने चिल्लाया ना, जैसे ए, तो किसी को थोड़ा कम सुनाई देगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा, किसी को थोड़ा सबसे ज़्यादा सुनाई देगा। तो प्रबलता क्या है दोस्तों, सुनने वाले की कान की सुग्राह्यता पर डिपेंड करता, मतलब अलग अलग ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जो इसमें दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता सबको एक जैसी सुनाई देगी। फिर आता है दोस्तों, हम आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, प्रतिध्वनि यानी कि इको होता है ना दोस्तों। जैसे कि आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं या फिर हॉल में खड़े होकर जब आप चिल्लाते हैं, तो दोस्तों जब आपकी आवाज़ पलट के आती है ना, उसको ही इको बोल लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर, क्या है दोस्तों, किसी दृढ़ टावर
या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है। तो इस परावर्तित ध्वनि को क्या दोस्तों बोलते हैं? प्रतिध्वनि, यानी कि इको कहते हैं। पूछ लेगा दोस्तों प्रतिध्वनि किसको बोलते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि इको को प्रतिध्वनि बोलते हैं तो आप बता देंगे। तो दोस्तों आप इको याद रख लेना, इको ज़्यादा मतलब नॉर्मल शब्द याद हो जाएगा, और प्रतिध्वनि फिर आप उससे लगा सकते हैं अगर आपको इको याद हो गया। तो जब परिवर्तित होकर आएगी दोस्तों दृढ़ टावर या फिर दृढ़ पहाड़ जैसे किसी और दूसरी चीज़ से परिवर्तित होकर आती तो क्या बोलते हैं दोस्तों? इको बोलते हैं, परिवर्तित ध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए याद रखना दोस्तों क्वेश्चन ये के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम जो दोस्तों 17 मीटर यानी कि 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में कितनी डिस्टेंस यानी दूरी होना चाहिए। ऑप्शन में दे देगा 15 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर, मतलब 15 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर। तो आंसर है दोस्तों इसका 17 मीटर, और 17 मीटर से अधिक मतलब न्यूनतम दूरी पूछेगा दोस्तों। तो न्यूनतम दूरी है दोस्तों 17 मीटर, और दोस्तों ब्रैकेट में जैसा कि यहाँ पे लिखा 16.6 मीटर, मतलब एग्जैक्ट जो दूरी है 16.6 मीटर है, लेकिन हम उसको 17 मीटर कहते हैं। फिर आता है दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कई बार देखा होगा दोस्तों आपने कि आप बहुत तेज ध्वनि में जब साउंड आउट सुनते हैं तो उसका क्या होता है दोस्तों? सुन्न हो जाता है आपका कान, सुन्न ऐसे करके आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये प्रभाव जो होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है कान पर। फिर आता है दोस्तों ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा जो होता है रात में अधिक तक सुनाई देती। तो दोस्तों ध्वनि का जो होता है दिन में क्या होता है? अपवर्तन थोड़ा सा कम होता है, और रात में क्या होने लगता है दोस्तों? अपवर्तन थोड़ा सा अधिक होने लगता है ना। इस कारण क्या होता है? ध्वनि रात में ज़्यादा दूर तक सुनाई देती, और दिन में क्या होता है दोस्तों? ध्वनि क्या है? कम दूर तक सुनाई देता है। तो दोस्तों रात में क्या होता है? एक इकोसिस्टम बनने लग जाता है, सब शांत रहता है ना दोस्तों, खाली, इसलिए दोस्तों एक इको बनने लग जाता है, मतलब डायरेक्ट बड़ी सतहों से ही टकरा के वो ध्वनि वापस आने लग जाती। यानी कि रात में क्या होता है? ज़्यादा दूर तक सुनाई पड़ती है ध्वनि। कोई भी चीज़ आप चिल्लाओगे, कभी रात में करके देख लेना, लेकिन फिर आपको लोग मारेंगे भी, बोलेंगे चोर आ गया लग रहा है, और आप पिट जाओगे, है ना। तो ऐसा मत करना। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुनाद को, यानी कि रिजोनेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुनाद कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती। तो दोस्तों आप इसको समझ लेना, अगर नोट्स बनाना हो तो बना लेना। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं ध्वनि का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ अ साउंड क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें है ध्वनि का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ अ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये ध्वनियाँ है, ये ध्वनि क्या दोस्तों ये समान आवृत्ति की हैं और आवृत्ति अनुसार अब क्या है दोस्तों ये समान आवृत्ति की ये दो ध्वनियाँ और ये दोनों क्या है 9 बजे निकली हैं। ट्रेन जैसे समझ लो आप, ये समान आवृत्ति की दो ध्वनियाँ हैं, दोनों 9 बजे निकली हैं। और दोस्तों इनका आयाम भी क्या है दोस्तों, ये जैसे कि ये आयाम हो गया, ये आयाम हो, ये आयाम हो गया, ये आयाम भी इन दोनों ध्वनियों का सेम है। और दोस्तों ये दोनों क्या एक ही साथ किसी बिंदु पर, जैसे कि ये यहाँ पर एक साथ, मतलब ये यहाँ पर पहुँच गई, एक साथ किसी बिंदु पर ये यहाँ पे पहुँच गई हैं, तो क्या होगा दोस्तों उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है ना।
तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्वनि का व्यतिकरण बोलते हैं दोस्तों। आप इस डायग्राम से याद रख लेना कि दो ध्वनियाँ हैं दोस्तों एक साथ किसी बिंदु पर, दोस्तों उनके आवृत्ति और आयाम भी सेम है। तो दोस्तों उस बिंदु पर क्या होता है, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा का वितरण हो जाता है, पुनः क्या होता है उन पे वितरण हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला यानी एक ही फेस में पहुंचती हैं तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, अधिकतम हो जाती है, क्योंकि दोनों की क्या है, ध्वनि मतलब आवृत्ति भी सेम है, आयाम भी सेम है और फेस यानी कि कला भी उनकी सेम है। तो दोनों क्या मिल जाएंगे आपस में और तीव्रता से अधिकतम मतलब तीव्रता से अधिकतम हो जाती है, ध्वनि की तीव्रता मतलब बहुत अधिकतम हो जाती है। इसे संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, पूछ लेगा कि संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे कि ध्वनि का व्यतिकरण ही होता है कुछ। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। दोनों तीव्रता दोस्तों, दोनों का क्या फेस अगर अलग अलग होगा तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो दोस्तों व्यतिकरण क्या है, जब दो सेम आयाम की, सेम आवृत्ति की, सेम फेस की जो ध्वनि एक ही बिंदु पर पहुंचती है एक ही समय पे, तो व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण। लेकिन जब दोस्तों अलग अलग विनाशी व्यतिकरण होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं ध्वनि का विवर्तन किसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, ये सारे एक एक क्वेश्चन ही हैं, इनसे मतलब कहीं भी नहीं जाता है दोस्तों। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ अ साउंड। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितने मीटर की कोटि का होता है, तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो है दोस्तों 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आ जाता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। अतः क्या होता है दोस्तों, इसी कोटि का कोई भी अवरोध ध्वनि के मार्ग में आ जाएगा तो ध्वनि क्या है, अवरोध के किनारे से मुड़कर क्या होगा दोस्तों, आगे बढ़ जाएगी। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, पूछ लेगा कि ध्वनि का विवर्तन किसको कहते हैं, तो दोस्तों की ध्वनि के तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है और जब इसी कोटि का, जैसे कि ये कोई दोस्तों अवरोध आ गया, ये ध्वनि जा रही है और ये अवरोध आ गया, तो ध्वनि क्या होती दोस्तों, यूं मुड़ जाती। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्वनि का विवर्तन कह लेते हैं। और मुड़कर दोस्तों आगे बढ़ जाती है ध्वनि, तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। फिर आता है दोस्तों डॉपलर प्रभाव का। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, डॉपलर प्रभाव बहुत ज़्यादा पूछ लेता है क्वेश्चंस में। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच कोई दोस्तों, जैसे कि ये ध्वनि स्रोत है, ये रहा, ये ध्वनि निकल रही इस स्रोत से, और दोस्तों ये श्रोता का ये कान रहा, है ना, ये रहा श्रोता का कान। ध्वनि को तो जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, याद रख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत, जैसे कि कोई ध्वनि स्रोत ये दोस्तों ये रहा, ये यहाँ पे मैं डेश लगा रहा हूँ, एवं श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक दोस्तों गति होती है, जैसे ध्वनि दोस्तों 8 किलोमीटर से चल रही है और श्रोता जो है 10 किलोमीटर से चल रहा है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कि जैसे कि ये दोस्तों साउंड है, ये 8 किलोमीटर से चल रहा है, ये एक आदमी है दोस्तों, ये 5 किलोमीटर से चल रहा है, तो दोस्तों इनमें क्या होगा दोस्तों, गति का मतलब इन दोनों की गति में क्या हो गया, अंतर हो गया, जिस कारण से दोस्तों जो डीजे बज रहा वो उस व्यक्ति को
मतलब किसी और मतलब कुछ अलग सुनाई पड़ेगा दोस्तों, है ना। रियल में वो साउंड कुछ और है, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ अलग सुनाई पड़ेगा दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। इसको आप दोस्तों एग्जाम्पल से समझ लेना, मतलब करके देख लेना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है दोस्तों मेघ संख्या। कई बार क्वेश्चन आता है मेघ संख्या से दोस्तों जुड़ा हुआ, कि किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मेघ संख्या कहते हैं। क्या बोलता है दोस्तों, पिंड की चाल में दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे P हो गया, और यहाँ पे दोस्तों ये ये चाल है ना, इससे समझ जाना दोस्तों। P चाल मैंने लिख दिया है, और दोस्तों उसी माध्यम में ताप एवं दाब की परिस्थितियों की में ध्वनि की चाल के अनुपात, मतलब दोस्तों प्रेशर कितना लग रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर हो गया दोस्तों, है ना, प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया, है ना। तो दोस्तों ये प्रेशर और टेम्परेचर जो भी होगा उसी वस्तु के माध्यम में, उस माध्यम में मेघ संख्या कहते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये मेघ संख्या होगा। इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या हो गया, पिंड की चाल हो गई दोस्तों, यानी कि पिंड की स्पीड हो गई, और दोस्तों उसी माध्यम में प्रेशर हो गया, और उसी माध्यम में टेम्परेचर का दोस्तों ये क्या हो गया, अनुपात हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मेघ संख्या। तो आप दोस्तों नोट्स बना सकते हैं कि पिंड की चाल बटा पिंड माध्यम में दोस्तों, माध्यम याद रखना है कि माध्यम में प्रेशर और माध्यम में टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है, मेघ संख्या। तो दोस्तों अब बस आपको याद रखना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें एक और, कि मेघ संख्या जो दोस्तों 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक कहलाती है। जब भी मेघ संख्या, है ना, तो दोस्तों मेघ संख्या क्या है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेघ संख्या मतलब बड़ा हो 1 से, है ना, तो पिंड की चाल क्या होगी दोस्तों, पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल्स आपने देखी है ना दोस्तों, ये वही है। सुपरसोनिक में लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये सुपरसोनिक लिखा है, यानी पराध्वनिक कहला। यदि मेघ संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक कहलाती है। पराध्वनिक भी याद रखना दोस्तों, हिंदी में भी आपको दे देगा, पराध्वनिक और पराध्वनिक दोनों में लिख दिया दोस्तों हिंदी में। तो आपको दोस्तों याद रख लेना दोस्तों कि अलग अलग है। हाइपरसोनिक आपको देगा दोस्तों, इंग्लिश में वो लिख के देगा जानबूझ के। तो सुपरसोनिक कब होगी, जब मेघ संख्या 1 से अधिक होगी, और जब दोस्तों मेघ संख्या 5 से अधिक होगी तो ये क्या होगा दोस्तों, हाइपर लगा दो बस भैया। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप पर 5 लाख का लोन हो जाएगा तो आपका दिमाग हाइपर हो जाएगा, लेकिन जब आप पर 1 लाख का लोन रहेगा तो आप दोस्तों सुपरमैन की तरह भर देंगे उसको। तो बस आपको याद रख लेना है दोस्तों, जब मेघ संख्या 1 से अधिक होती है तो ध्वनि कैसी होती है, सुपरसोनिक यानी कि पराध्वनिक, और जब दोस्तों मेघ संख्या 5 से अधिक होती है तो ध्वनि कैसी होती है, हाइपर हो जाती है। यानी 5 लाख का लोन होने में आदमी भरने में आदमी हाइपर हो जाता है, और जब 1 लाख का लोन होता है तो आदमी हाल ही भर देता है, यानी सुपरसोनिक की तरह काम करता है। तो हाइपरसोनिक है, इससे ये भी रखना है दोस्तों याद, वो आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हाइपरसोनिक ज़्यादा बड़ा होता है, सुपरसोनिक कम होता है। फिर आता है दोस्तों प्रघाती तरंग यानी कि शॉक वेव्स क्या होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है इसमें सुपरसोनिक्स में, वो प्रघाती तरंग यानी कि शॉक वेव्स। तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लेना दोस्तों, हिंदी में भी सुपरसोनिक और इंग्लिश में शॉक वेव। जब पिंड की चाल क्या होता है दोस्तों, जब पिंड की चाल जो है जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है, पिंड की चाल क्या होती है दोस्तों, पराध्वनिक हो जाती है, तो वह अपने पीछे माध्यम में शंकुआकार विक्षोभ छोड़ती है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, शंकुआकार विक्षोभ छोड़ती, इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग यानी कि शॉक वेव्स कहते हैं। तो चीज़ याद रख लेना दोस्तों, जब पिंड की चाल क्या है दोस्तों,
पराध्वनिक हुई तो अपने पीछे क्या छोड़ती है दोस्तों, शोक वेव से छोड़ती है ना। शंक्वाकार विक्षोभ, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना दोस्तों, पूछ लेगा शंक्वाकार विक्षोभ मतलब ध्वनि के पीछे शंक्वाकार विक्षोभ क्या है। ऑप्शन में दे देगा शोक वेव से, शोक वेव से नहीं है, पराश्रव्य वेव से, अपश्रव्य वेव से। तो आपको याद होगा तो आप बता दें कि शंक्वाकार विक्षोभ ध्वनि सोनिक के पीछे मतलब है ना, पराध्वनिक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक के पीछे। तो भैया ये तो यार बोले कि ये क्या है, प्रघाती तरंग है यानी कि शॉक वेव से। तो आप दोस्तों हर पैराग्राफ में 2-4 क्वेश्चन तो हैं ही दोस्तों, याद रख लेना दोस्तों इनको दोस्तों। तो हम दोस्तों 205 पेज हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, 205 और 206 नंबर का पेज दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है। अब हम दोस्तों कल क्या होगा, कल हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ऊष्मा को पढ़ेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये भी याद करने के लिए दोस्तों, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते। तो दोस्तों आज हमने 206 पेज पढ़ लिए हैं दोस्तों टोटल मिला के फिजिक्स के। तो कल हम दोस्तों 207 नंबर के पेज से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए दोस्तों। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है साइंस लूसेंट दोस्तों, लूसेंट के नाम से लूसेंट फुल जीके दोस्तों ट्रिक्स है, ये प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट फुल जीके ट्रिक्स है, याद करो। तो दोस्तों अब प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख लेना दोस्तों। मैंने इसके 3 पार्ट डाल दिए हैं दोस्तों, आज ये 4थे नंबर का पार्ट है दोस्तों। आपका एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर नहीं जाएगा। अभी मैं दोस्तों इसके लूसेंट के ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा पूरे। फिर उसके बाद दोस्तों साइंस में बहुत सारे प्लेटफॉर्म का साइंस भी आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों, स्पीडी का साइंस भी पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।